बोलेंगे सुनबेन करोगे तो बनेगा कहाँ से। चलिए यहाँ दो ध्यान दो, तो सामाजिक विज्ञान का यहाँ सब्जेक्टिव को देखें ना, समझ गए। आज 3 पार्ट करवा देते हैं, कल फिर राजनीतिक शास्त्र और तुम्हारा बच जाएगा इतिहास का। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव को 1 घंटा से पहले बनाने की कोशिश करना। 35 से, क्योंकि तुम्हें 40 क्वेश्चन बनाने तो 40 मिनट में हो जाने चाहिए, ये तो 35 मिनट में हो जाने चाहिए। उसके बाद तुम जो OMR सीट रंगोगे वो 5 से 10 मिनट लगेगा, समझ गए। इतनी स्पीड करनी है तभी तुम्हें सब्जेक्टिव बनेगा, क्योंकि 15 मिनट तुम्हारा वहाँ साइन करवाने में कभी इधर उस चीज में समय चला जाएगा, और 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा तुम्हारा सोशल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है, इसलिए 2 घंटा 45 मिनट ही मिलता है। उसमें भी 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है, तो 2.5 घंटा ही मिलने वाला है सब। 15 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, ध्यान से समझने के लिए। चलो आगे चलते हैं, इसके सब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे पहले चलते आपदा प्रबंधन। आपदा मतलब ये होता है हमारे साथ जो घटित होने वाला है। इसमें 2 बातें याद रखनी है, एक मानव निर्मित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। ये समझ लो तो ये बन जाएगा। और ये तुम्हारे 4 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 2 बनाने होंगे और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 नंबर का यहाँ से आएगा और ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। आपदा से टोटल 10 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपदा में देखो, आपदा मतलब ये क्या हुआ, जो घटित होता है कोई घटना, उसे हम क्या बोलते हैं, आपदा। समझ गए, आपदा क्या है, जो भी घटित होती है कोई भी घटना वो आपदा कहलाती है। मानव निर्मित हो सकती है, प्राकृतिक आ सकती है। तो पहला ही क्वेश्चन होगा तुम्हारा, आपदा से क्या समझते हैं, या आपदा से तुम्हारा क्या अभिप्राय है, बन जाएगा। घटित होने वाली कोई भी घटना वो क्या कहलाती है, आपदा। लिख लोगे, मानव निर्मित हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। आपदा से आप क्या समझते हैं, या आपदा क्या होती है। आपदा वो होती है जो घटित होने वाली कोई घटना है, या तो अचानक होती है या मानव के द्वारा निर्मित होती है। लिख लोगे। चलो अब इसके क्वेश्चन को समझते हैं, पूरे बुक को समझिएगा। बुक में क्या पढ़ना है हमें, ये पूरे बुक की कहानी है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव जनित आपदा में क्या अंतर है। अंतर पूछा है, और ये क्वेश्चन कितना नंबर हमको देके जाएगा, सिर्फ 2 नंबर, ये ना है। तो 2 नंबर देगा तो क्या करोगे, इसको इस टाइप से बनाना है कि यहाँ से पहले देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव जनित आपदा क्या है। तो यहाँ से डाल दोगे फर्स्ट क्वेश्चन, समझ गए, एक लाइन हो गया। यहाँ डालोगे आंसर। हमें लिखना है प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर, तो कुछ नहीं, यहाँ पे डाल दोगे प्राकृतिक आपदा, और यहाँ पे एक लाइन खींचोगे और यहाँ लिख दोगे मानव जनित आपदा। लिख दिए, जिससे टीचर को दिखेगी तुम किसके बारे में बोल रहे हो। और 2 नंबर का है तो 2-2 लिख देना है, एक इसका लिख देना है और एक इसका लिख देना है। तो यहाँ से लिख दोगे, प्राकृतिक आपदा वो है जो प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली आपदा होती है। ठीक है, लिख लिए। मानव जनित आपदा वो है जो मानव के द्वारा घटित होने वाली आपदा होती है। तो प्राकृतिक आपदा के उदाहरण, तो यहाँ पे क्या डालोगे, दूसरे में उदाहरण है। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या उदाहरण हो सकता है, बोलो। भूकंप, लिख लोगे, तो ज्यादा नहीं, 2 ही लिखना है क्योंकि टाइम की भी बचत करनी है। तो बाढ़, भूकंप। उसके बाद मानव जनित आपदा के क्या उदाहरण, आतंकवाद, बम विस्फोट, ठीक है, झगड़े, लड़ाई, है दंगे, ये सारे। या तुम्हारा कोरोना वायरस मानव ने किया उसको। तो ये सारी चीजें। तो अब बताओ इसमें नंबर कहाँ कटेगा मेरा, कहीं कटेगा क्या। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाओगे, सबसे पीछे आ जाओगे, तुम्हें आपदा मिलेगा, और ये तुम्हें सबसे इजी चैप्टर है, और इसमें गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ तुम्हें 2 नंबर मिल गया। एक और क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कोई भी। अब देख लो, सुदूर संवेदी उपग्रह आता है, अगर नहीं आता इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रहे छोड़ दोगे। अगला, बिहार की शोक किसे कहते हैं, ये पता ही है, ढूंढ लोगे। चलो अब पहले इसको देखते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह। तो देखो, आपदा अगर आती है तो आपदा की जानकारी के लिए हमें क्या चाहिए, उपग्रह चाहिए। तो उपग्रह वो है जो आपदा आने से पहले हमें बताता है। या बाढ़ कहाँ आने वाला है, अभी हम जान जाते हैं कि चक्रवात आएगा, पहले तुमको बता देते ना कि इतने तारीख को बारिश पड़ेगा,
या इतने तारीख को चक्रवात आएगा, आंध्र प्रदेश में इतनी तूफान आने वाली है, या बिहार में भी तूफान आएगा, बताते हैं ना हर बार। तो सुदूर संवेदी वही पहले बताने की कोशिश करता है। और ये एक उपग्रह है। ग्रह पढ़ चुके हैं हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया। ये क्वेश्चन आएगा, प्लूटो को कब हटाया गया? 2006 में। तो उपग्रह क्या है? यह सुदूर संवेदी। सुदूर मतलब बहुत दूर, हमसे बहुत दूर, और संवेदी बहुत दूर, और उपग्रह। तो ये सेम क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, वही पूछने की कोशिश कर रहा है। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? जहां उपग्रह आ जाए, सैटेलाइट के बारे में लिख देना। उपग्रह मतलब सैटेलाइट। तो देखो, सैटेलाइट मानव द्वारा निर्मित यह उपग्रह है जो हमारे जमीन से 36,000 किलोमीटर दूर स्थित है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुदूर संवेदी। समझ आ गया? सुदूर संवेदी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर अधिक। तो 36,000 किलोमीटर जब हमने लेयर पढ़ा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल पढ़े हैं ना, मध्य मंडल, तो ये बाह्य मंडल में है। ठीक है, बाह्य मंडल में स्थित है और 36,000 किलोमीटर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो उपग्रह कितना किलोमीटर दूर रहता है? 36,000 किलोमीटर। मीटर मत मार के आया, 3600 मत मार के आया। चलो आगे चलते हैं। यह एक क्या है बोलो? मानव द्वारा निर्मित एक उपग्रह है। लिख लोगे? जो 36,000 किलोमीटर दूर स्थित है, बाह्य मंडल में है। यह मौसम की जानकारी देता है हमें। आज बादल रहने वाला ही नहीं रहने वाला, बारिश कब पड़ेगा, या आज मौसम साफ रहने वाला है। उसके बाद हम लोग जो मोबाइल फोन चलाते हैं, तो क्या वो ऐसे ही चल जाता है या नहीं? इंटरनेट से चलता है। तो संचार देता है, यानी कि इंटरनेट देता है हमें। इंटरनेट किससे चलता है? उपग्रह से। हमारे घर में टीवी चलता है, तो टीवी के लिए क्या है? छतरी को ऐसे कनेक्ट करते हो छत पे जाके, तो छतरी का सिग्नल कौन देता है? उपग्रह देता है, तभी वो चल पाता है। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे इंटरनेट है वो भी हमारे इसी से चलते हैं। और भी कई चीजें हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। ज्यादा लिखना है तुम्हारा 2 नंबर का है, लिख लोगे? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? उपग्रह क्या है? मानव द्वारा निर्मित यह सैटेलाइट है जो बाह्य मंडल में स्थित किया जाता है। ठीक है, और पता ही तुम्हारा, इसको स्थित करने के लिए क्या चाहिए? पृथ्वी का पलायन वेग। अरे पृथ्वी का पलायन वेग बोलो, 11 किलोमीटर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर सेकेंड। इतने की स्पीड से अगर तुम किसी वस्तु को फेंक दोगे तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे आएगा इंजन में। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड। 1 सेकंड में अगर 11 किलोमीटर ऊपर किसी चीज को फेंक देंगे तो वो वहीं रह जाएगा। तुमको फेंक देंगे, तुम भी वहीं रह जाओगे, फिर पृथ्वी पे कभी नहीं आओगे। तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का। याद रहेगा? चलो आगे बन जाएगा ये। बोलो, उपग्रह आएगा ही आएगा एग्जाम में। उपग्रह क्या है? मानव द्वारा निर्मित एक सैटेलाइट जिसके द्वारा हम मौसम की जानकारी, संचार उपग्रह, टेलीविजन, मोबाइल फोन, रेडियो, ठीक है, ये सारी चीजें, मौसम की जानकारी, सभी चीज लेते हैं। अगला, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार की शोक किसे और क्यों कहा जाता है? बताओ, क्या ये आपदा है? हाँ है। क्या सैटेलाइट आपदा है? हाँ है। बोलो, गूगल बाबा नहीं चलते, यूट्यूब भी नहीं चलते, इंटरनेट ही कनेक्शन खत्म, तो क्या होगा? खाना मिले कि नहीं मिले, लेकिन चाहिए ना, वो आज के जमाना में चाहिए। तो क्या है? तो ये एक आपदा है। आ जाएगा ना आपदा? अब समझ आया उपग्रह क्या है? चलो, बिहार की शोक किसे कहते हैं? यहाँ समझ आ रहा है? पूरा पाठ किस पे चल रहा है? आपदा पे ही घूम रहा है। बिहार की शोक क्या है? कोसी नदी। बिहार का दुख क्या है? कोसी नदी। वो भी कहाँ? गंगा ये बिहार का नक्शा है ना? बीचों बीच कौन सी नदी? नदी। गंगा। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर। तुम लोग रहते हैं दक्षिण में, इसलिए नहीं पता। जब ये कोसी नदी आती है, कहाँ से निकलता है? गोसाईनाथ से, गोसाई धाम से। याद रहेगा? कोसी कहाँ से निकलती है? किस पहाड़ से? गोसाई से। तो ये उत्तर बिहार में बाढ़ लाती है और हर साल लाती है, इसको हम रोक ही नहीं पाते। बिहार की शोक इसलिए कहा जाता है कोसी नदी को। कहाँ बहती है? ये आएगा ही आएगा। उत्तर बिहार में। कहाँ बाढ़ लाती है? उत्तर बिहार में। बिहार की शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर बिहार में बाढ़ लाती है।
तो बिहार की शौक है क्या? कोसी नदी 1 नंबर मिली के लिए। हाँ हो गया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि उत्तर बिहार में बाढ़ बाढ़ लाती है, लाती 2 नंबर है। मिली है। ज्यादा हम क्यों लिखे? 2 नंबर। चलो अगला। अब ये तो हम समझ गए कि आपदा क्या है। अब समझेंगे कि आपदा प्रबंधन क्यों है। प्रबंधन मतलब सुरक्षा, भाषा को समझना है। तो बताओ आपदा प्रबंधन। अब बताओ कोसी नदी बाढ़ लाती है, क्या इसका प्रबंधन करना जरूरी है? हाँ। सरकार पहले क्या करती है, हर साल कोसी नदी पे नेपाल के पास बांध बनाती है। उसका देखते हैं विवाद। नेपाल लोग कहते नहीं बांध मत बनाओ, मेरे यहाँ ज्यादा पानी हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी बांध बनाते। हम अपने यहाँ बना रहे, तुम अपने यहाँ बनाओ। फिर भी वो क्या होता है, कोसी नदी को पूरे दुनिया की मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है, और ये गुस्से में ही चलता है। तो ये कभी ऐसे चलता है, तो इस बार क्या हुआ, ऐसे चला जाता है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। दुनिया की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, जो है बिहार में, लेकिन पता ही नहीं। ठीक है, तो कोसी नदी मार्ग बदलने वाली दुनिया की सबसे अधिक नदी कहा जाता है। कोसी नदी निकलती कहाँ से? गोसाईनाथ धाम से। तो गोसाई याद ना, घुसा के चलता है। तो ये ट्रिक बोले, याद रखना है हमेशा। चलो, तो ये मार्ग बदलने वाली नदी अगर पूछा है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। और ये क्या करता है, उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ लाती है। हम उसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, नेपाल माउंट एवरेस्ट है। इसी पानी को अगर तुम ऊपर से गिराओगे तो वो कभी रोक पाओगे नहीं ना, क्योंकि पानी का तो विस्तार बहुत बड़ा है। तो वो क्या, तुम्हारे घर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, सबको बहा के लेके चला जाता है। ठीक है, लिख लोगे। आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? आपदा प्रबंधन, आपदा से बचने के लिए हम पहले ही उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे बाढ़ आने वाली है तो कोसी नदी के किनारे जो लोग बसे उसको पहले ही सुरक्षित जगह पे अपने सामान को लेके चले जाना चाहिए। ये गंगा नदी के किनारे जो स्थित है, पता है कि हर साल बाढ़ आएगा, तो उसे पता है कि इस मौसम में बाढ़ आने वाला है, तो उस महीने में वो कुछ दूर आ जाते हैं। देखते हो बहुत सारे लोग इस पार आ जाते हैं, तो पहले हमें प्रबंधन करना पड़ता है। ये मान लो मंझली बांध है हमारा, तो हमें पता है कि मंझली बांध के उस पार पानी भर जाता है, तो वो लोग अपने अनाज को, चावल को, जानवरों को, बकरियों को, सबको वो अपने ऊंची जगह पे लेके आ जाते हैं। लिख लोगे? ज्यादा नहीं लिखना, 2 नंबर का है, उतनी ही भाषा लिखोगे, हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? आपदा पूरा दिमाग में घुसा? चलो आगे चले। अगला है भूगोल। देखो, भूगोल मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब दुनिया। ज्योग्राफी में छुपा है पूरी दुनिया, लेकिन तुम्हारा सबसे अधिक इंडिया पूछेगा, दुनिया नहीं पूछेगा। आगे क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ इंडिया के बारे में सोचना, क्योंकि तुम पहली क्लास में चल रहे हो, 10th क्लास यानी कि फर्स्ट पढ़ाव है तुम्हारा, पहली बार दे रहे हो इसलिए डर लगता है। डरना नहीं है, कुछ नहीं है। तो भूगोल मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सबसे अधिक नंबर लेके जा रहा है तुम्हारा, दे रहा है 10 नंबर दे रहा है। तो यहाँ से 6 नंबर का तुम्हारा आएगा 6 क्वेश्चन, और ये 2-2 नंबर के सवाल होंगे, और ये 6 नंबर देके जाएगा। तो ज्यादा लिखनी नहीं। वहां लिखा भी होगा कि तुम्हारा इसका जवाब 30 से 40 वर्ड में ही देना है। क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा आप इसका जवाब 30 से 40 शब्दों में दे। ये नहीं कि 1 पेज लिख रहे हैं, 1 पेज लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। वो क्या बोला है तुमसे, 30 या 40 वर्डों में जवाब दो और सटीक दो। क्या पूछ रहे हो, समझ गए? ज्योग्राफी। अब चलेंगे दुनिया। दुनिया तो मैं नहीं घूमना है, इंडिया घूमना है। इंडिया के बारे में ही पूछेगा। तो पहला है रबी और खरीफ। तो 3 फसल पढ़ाएं बार बार। पूरे साल हम लोग खेती करते हैं, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें हम खेती नहीं करते, ठीक है। पूरे साल हमारे खेत में कोई न कोई फसल रहता है। तो पढ़े हैं कहाँ से, खरीफ से पढ़ना है, बार बार पढ़ा है। खरीफ फसल, फिर रबी फसल, फिर जायद फसल, या इसी को हम गर्मा फसल कहते हैं। पूछा जाएगा बताओ खरीफ फसल को और हम क्या कह सकते हैं, क्या बोलोगे? गर्मा फसल। क्या गर्मी में होता है? नहीं, बरसाती फसल कह सकते हैं। तो खरीफ फसल कब होता है? बरसात में। रबी फसल को और किस नाम से जान सकते हैं? शरद ऋतु फसल, यानी कि ठंड में होता है, ठीक है। ठंड में होता है। ये कब होता है? शरद ऋतु में। बन जाएगा। इसी तरीके से गर्मा फसल, तो हमारे इंडिया में जो गर्मी पड़ने वाला है मार्च से पड़ता है, जब हम लोग होली मनाते हैं। फागुन के बाद गर्मी आती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तो कम ही, आधी जून, ठीक है। हिंदी महीना के द्वारा देखना है। 15 जून तक बहुत अधिक गर्मी रहती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। लेकिन छुट्टियां तो बाद में दी जाती, क्योंकि मौसम ज्यादा उस समय सख्त होती है, और क्योंकि बच्चे बेहोश हो जाते हैं। गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन बादलों वाले दिन हमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। साइंस पढ़ाए तो बताए थे ना, धूप वाले दिन हमें गर्मी नहीं लगती, बादलों वाले दिन हमें अधिक गर्मी लगती है, जब हमारे पसीने बहुत अधिक चलते हैं बारिश होने के बाद।
तब छुट्टियां दी जाती है स्कूलों में, है ना। चलो, हम लोग का तो मई जून में छुट्टियां पड़ती थी, 2 महीने छुट्टी होते हैं, ठीक है। मई जून 2 महीने हर साल छुट्टी होता है दिल्ली में, चाहे तुम्हारा गर्मी हो या ना हो। यहाँ तो जब पड़ती है तब छुट्टियां देती है, ठंड पड़ती है तब छुट्टियां देती है ना। वहाँ तो छुट्टियां रहती है, केंद्र सरकार उतनी वो नहीं लेती है, पहले ही छुट्टियां पड़ जाती, चाहे वो पड़े कि ना पड़े, वो फिक्स होता है। मई जून छुट्टियां, 2 महीने छुट्टियां, किसी भी हाल, चाहे वो गर्मी पड़े कि ना पड़े, लेकिन पड़ना ही है। चलो अब चलते हैं रबी फसल। सोचना है, रबी फसल अभी हमने लगाया, जो हमारे खेतों में अभी फसल लगा है वो कौन सी फसल है? रबी फसल कब लगाते हैं? अक्टूबर नवंबर। तो ठंड में लगाई जाती है, और ठंड का महीना अक्टूबर नवंबर, ठीक है। कब काटेंगे? मार्च अप्रैल। तुम लोग एग्जाम देके आ जाओगे, मार्च का महीना आ जाएगा, होली मनाओगे, उसके बाद कटाई होगा, होता है ना। तो समझ आया, लिख लोगे। 2 अंतर लिखना है। तो रबी फसल ठंड में लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, पहला लिख दिए। इसमें खरीफ फसल बरसात में लगाई जाती है और ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इससे अच्छा भी कोई भाषा होगा? नहीं। अब इसके उदाहरण है, रबी फसल में के 2 उदाहरण, ये उदाहरण है, सिर्फ लिख दो उदाहरण, ज्यादा भाषा नहीं लिखना। यहाँ दूसरे में डालोगे उदाहरण, उदाहरण डाल के लिख देंगे। तो रबी में क्या? चना मटर। तो सबसे पहले गेहूं, ठीक है, गेहूं, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल में धान, ठीक है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है। हम लोग मक्का नहीं उपजाते, मक्का उत्तर बिहार में सबसे अधिक होता है। अगर बाढ़ थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो मक्का ऊपर होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वो बच जाता है, नीचे अगर पानी रहता भी तो वो बच जाता है, इसलिए। चलो अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 होता है ना, इसकी 4 हो। पूरा इंडिया को था कि बताओ, दिल्ली यहाँ बसा है, मुंबई यहाँ है, चेन्नई यहाँ है तमिलनाडु, और यहाँ पे कोलकाता यहाँ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा, क्योंकि देखो बीजेपी का काम होता है हमेशा सड़कों के ऊपर अधिक पैसे खर्च करना, ये हमेशा रहा। अभी भी तुम देखते हो ना, अभी किसकी सरकार है? बीजेपी। तो वो देखोगे 4 लाइन बन रहा है ना, तो बीजेपी का काम ही होता है रोडों को बनाना बहुत अधिक। वो इंडिया में हमेशा रोड बनाया है, रोडों के ऊपर बहुत अधिक पैसे खर्च करता है इंडिया में। अब ऐसा कोई, जैसे तुम्हारा पहले था कि कहाँ ट्रेन नहीं चलती है, ठीक है, तो तुम्हारा मेघालय और इधर सब तुम्हारी ट्रेन नहीं था, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हर जगह ट्रेन की व्यवस्था होगी और पटरी बिछी रही है, तो वो आएगा नहीं क्वेश्चन। चलो, तो ये क्या था? दिल्ली से मुंबई को जोड़ना था, मुंबई से चेन्नई को जोड़ना था, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ना था, और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ना था। इन चारों को जोड़ दिया गया राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से, ठीक है। तो ये कौन लेके आया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बना लोगे, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। अरे शांत हो जाओ, फिर घर जाओ, तुम जाओ जाओ, स्कूल है ना, जाओ जाओ, लिख लो तुम। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बनाया था, ये था कि इन 4 शहरों को, बड़े बड़े शहरों को इंडिया में जोड़ना, किससे? सड़क मार्ग, ताकि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, है ना, आने जाने में सुविधा होगा, ठीक है। तो ये 4 शहरों को जोड़ा गया, वही है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। लिख लोगे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से हमारा अभिप्राय वो है भारत के 4 शहरों को जोड़ना, जिसमें दिल्ली से मुंबई को जोड़ा गया, मुंबई से चेन्नई को जोड़ा गया, चेन्नई से कोलकाता को जोड़ा गया, कोलकाता को दिल्ली से जोड़ा गया। तो इस प्रकार से यह पूरे भारत में चतुर्भुज की तरह संरचना बनाती है, और इसलिए हम इसे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। स्वर्णिम मतलब बहुत अच्छा, हम सोने का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब दिल्ली से मुंबई हम रोड के द्वारा जा सकते हैं, और मुंबई से यहाँ हम रोड के द्वारा जुड़ सकते हैं। समझ आ गया? आएगा इनमें से, ऑब्जेक्टिव में आएगा इनमें से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पे स्थित नहीं है शहर, तो यही 4 याद कर लो, उनमें से अलग ढूंढना है, ठीक है। चलो आएगा ये ऑब्जेक्टिव में। आगे, जनसंख्या घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, जहां सबसे अधिक जनसंख्या रहे, जनसंख्या घनत्व, है ना। अभी हम लोग बहुत सारे, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या था? अधिक था। तो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते? बस उतना ही समझना। मान लो ये क्षेत्रफल है,
इस क्षेत्रफल पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, भारत की पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है अभी? भारत में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ? भारत में अभी प्रेजेंट में। वही मानना है तुम्हें भी। तो एक क्षेत्रफल पे, यानी कि एक क्षेत्रफल है जमीन का, इस क्षेत्रफल पर लोगों की सबसे अधिक जो जनसंख्या बसता है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बना लोगे? कुछ भी लिख सकते हो। 1 किलोमीटर पर बसने वाले लोगों की अधिक संख्या को गणना करने के लिए हम जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समझ गए? यह तो ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना जो एक टाइप और 2 टाइप में लिख पाए, तो इसमें नंबर आधा भी नहीं कटेगा। बार बार कह रहे, 6 क्वेश्चन में ऐसे सिलेक्ट करना जो ऐसे लिख सकते हैं आंसर। अगला हरित क्रांति, ये अच्छा, ये तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, 4 नंबर का सवाल है। ठीक है, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, हरित क्रांति क्या है। 4 नंबर में 2 क्वेश्चन को जोड़ेगा, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो, हरित क्रांति क्या था? भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन यहाँ अगर 1 बीघा में हम लोग खेती करते थे ना, अभी मान लो 1 बीघा में हमारा चावल का या धान का उत्पादन होगा जितना बीघा, 1 बीघा में कितना कट्ठा? 20 कट्ठा, और 20 मन से भी अधिक चावल होता है। लेकिन उस समय क्या होता था कि 10 मन चावल होता था या 6 मन होता था, किसी को होता ही नहीं था, बाढ़ आ जाती थी या सुखाड़ी पड़ जाता था, नलकूप की व्यवस्था भी नहीं थी। तो हरित क्रांति को लाया कौन था, ये वेरी इंपोर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। 1900 कब आया ये पूछेगा, 1966-67 में आया। ठीक है, कौन लेके आया? डॉक्टर स्वामीनाथन लेके आया था। कौन लेके आया? डॉक्टर स्वामीनाथन। एक याद करना ना, श्वेत क्रांति या फ्लड, ये कौन लेके आया? वर्गीस कुरियन। ये 2 में से एक छपा हुआ पेपर में बैठा हुआ है, समझ गए? 80 क्वेश्चन को पक्का पढ़ोगे तो ये छपा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं ना है? चलो, तो श्वेत क्रांति तो वर्गीस कुरियन लेकर, ये आया 1960-70 में, ये भी याद रखना, कंफ्यूजन कुछ नहीं रहना चाहिए। पहले हरित क्रांति, तो हरित क्रांति स्वामीनाथन लेकर आया। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो खाद्यान्न थे, कृषि था, उसमें बहुत अधिक उत्पादन अचानक बढ़ा, यानी कि इसमें क्या क्या लेकर आए? अच्छे बीज हम लेकर के आए स्वामीनाथन, गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन किया गया। तो भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय कृषि में गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, चावल का उत्पादन बहुत अधिक होने लगा, दाल का उत्पादन अधिक होने लगा। समझ गए? लिख लोगे? चलो, सतत विकास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज यही सोच रहे हैं हम इंडिया के बारे में। सतत विकास यानी कि तुम्हारा हो गया, सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, तो सतत विकास क्या है? सतत विकास मतलब होता है अपने देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिक बढ़ावा देना और कृषि को भी आगे बढ़ावा देना, कृषि के आय को दुगना करना। आज पैक्स में अगर तुम धान को बेच रहे हो तो क्या है? 2300 रुपया बिक रहा है, वही तुम व्यापारी को बेचोगे 2000 में ही बिक रहा है ना। तो सतत विकास मतलब है सभी को एक साथ लेकर के चलना। अगर वो गरीब लोग है तो वो भी पैक्स में अपने धान को बेच सकता है, समझ गए? तो सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें तो सतत विकास का मतलब है अपने देश में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। अब प्रौद्योगिकी देखो, प्रौद्योगिकी मतलब इसमें उद्योग धंधे को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री एरिया लगाना। तो बिहार की जो अभी तुम्हारी क्या बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय है, वो तुम्हारी हर व्यक्ति 6000 से ऊपर कमा रहा है, समझ गए? अभी जो सैलरी बढ़ेगी ना सबकी 6000 से ऊपर, तुम देख लो जो तुम्हारे स्कूल में गार्ड होंगे उसकी भी सैलरी 6000 से ऊपर आ चुकी है ना। किसी किसी की होगी जो इससे नीचे रह चुका है। हो सकता है इस साल में तो नहीं, इस बार तो नहीं इसकी व्याख्या की गई, अगले साल सबकी सैलरी इतनी हो जाएगी क्योंकि इस बार ही इसकी अर्थव्यवस्था इतनी बना दी गई है। ठीक है, जिसकी भी सैलरी कम मिलती है उसकी 6000 से ऊपर होने वाली है। तो यहाँ सतत विकास लाएगी, यानी कि बिहार की इकोनॉमिक्स 6000 से ऊपर जा चुकी है, यानी कि प्रति व्यक्ति 72,000 रुपया साल का कमाएगा। ये इस बार की बजट है जो कल परसों पेश किया गया। तो सतत विकास की अवधारणा था कि हमारी प्रौद्योगिकी के साथ, और सतत मतलब सबका एक साथ विकास करना,
सबका एक साथ विकास करना, जिसमें उद्योग धंधे को भी बढ़ावा देना। आज मोबाइल सस्ते कर दिए गए, चाहे 5G मोबाइल उसको सस्ते किए गए ताकि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले, लोगों को जानकारी अधिक मिले, हर कोई मोबाइल चला सके। उसके बाद तुम्हारे मोटरसाइकिल है उसको सस्ते किए गए, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटिव जितने भी सामान उसको सस्ते किए गए, शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक खर्च किया गया, तभी तो सतत विकास होगा। तो इसके ऊपर बढ़ावा सबसे अधिक दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। समझ आएगा सतत विकास क्या है। चलो अगला, मृदा से रिलेटिव एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। तो पहले तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। और फिर चलेंगे काली मृदा, जानते हो, उसका विस्तार लिख दोगे। काली मृदा कहाँ सबसे अधिक? महाराष्ट्र और गुजरात में। कपास की खेती सबसे अधिक पूछेगा तो गुजरात मानना है। चलो, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया। तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है और कम उपजाऊ होती है। तो लेटराइट मृदा का विस्तार कहाँ है? उत्तर पूर्व बिहार में, नहीं, उत्तर पूर्व भारत में। तो उत्तर पूर्व अगर नक्शा देखते हैं हम, उत्तर पूर्व नक्शा देखते हैं तो क्या हो जाएगा? असम। ऊपर और चलेंगे, तुम्हारा हो गया पश्चिम बंगाल, और कुछ कुछ इलाका चले, बिहार का भी कुछ इलाका आ जाता है ना। उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है इंडिया में, और ये कम उपजाऊ होती है, और यहाँ पे बहुत अधिक। दार्जिलिंग हो गया, तुम चले जाओ हिमाचल प्रदेश की ओर, है ना, वहां पे। तो इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो इस मृदा में जो उगाई जाती है, तुमने असम में देखा हो, क्या होती है? चाय, कॉफी और कहवा। तो इस मृदा में चाय, कॉफी और कहवे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और गेहूं, चावल और वो लिख क्या नंबर कौन देगा? चाय, कॉफी और कहवा, ठीक है। लेटराइट मृदा को लाल मृदा भी कहेंगे। तो लाल मृदा क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये लाल होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। लेटराइट मृदा को लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड, जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये कम उपजाऊ होती है। इसमें चाय की खेती के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा? ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा चाहिए? मार्क आ जाना जलोढ़, लाल मृदा, ठीक है। चलो आगे चले, यहाँ से खत्म हुआ। अब देखो, तुमने भूगोल में क्या सोचा? भूगोल में मिट्टी के बारे में सोचना है, भूगोल में खरीफ और रबी के बारे में सोचना है, यानी कि फसल से रिलेटिव सोचा हमने। वहां पे हरित क्रांति, इसमें भी फसल सोचा हमने, और कुछ पहाड़ों के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे झूम की खेती कहाँ होती है, ठीक है, पहाड़ी इलाका ढूंढना है। और तुम्हारा यहाँ आ जाएगा सतत विकास क्या है, या स्वर्णिम राजमार्ग क्या है, या रेल मार्ग क्या है, ठीक है। रेल मार्ग सोचना है। तो दुनिया में देखो सबसे अधिक रेल मार्ग वाला देश कौन सा है? रूस। सबसे बड़ी जो तुम्हारा रेल मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस में है। समझिए, चलो इसमें और कुछ नहीं सोचना, इतना ही सोचना। चलो अब चलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अपने माइंड को लेके चलना है। अब कहाँ पे? मुद्रा के ऊपर, पैसे के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था। भारत की इकोनॉमी कैसे चल रही है? तो इकोनॉमी के लिए क्या चाहिए? मुद्रा। जिसकी मुद्रा बहुत अधिक, उसका पैसे की मूल्य बहुत अधिक होती है, मार्केट में होती है ना। तो हमसे आगे डॉलर है, देखते हो ना, पौंड है, ये सारे, जैसे इंग्लैंड की मुद्रा होगी, अमेरिका की होगी, जापान की होगी, ये सारे आगे हमसे। तो भारत की मुद्रा उसमें कम पड़ जाती है। तुम 1 रुपया 100 रुपया लेके जाओगे तो वहाँ 1 रुपया के बराबर है। और हमारी मुद्रा कोई कोई ऐसी है जैसे नेपाल की मुद्रा है, तो क्या है, हमारी 1 रुपया वहाँ की 10 रुपया के बराबर है। 1 रुपया लेके जाओ तो वहाँ 10 रुपया के समान भाव। तो समझ आ गया मुद्रा की क्या भाव होती है। तो मार्केट में ये होती है। तो जहाँ तक मुद्रा सोचना, पूरा मुद्रा चलेगा, पूरा व्यापार चलेगा। तो मुद्रा को लेके कहाँ जाता है? दूसरे देश, तो वहां पे व्यापार करते हैं। बस उतना ही दिमाग को माइंड में लेके चलना, डेवलप करना, कुछ नहीं। देखो मुद्रा के कार्य, मुद्रा मतलब पैसा। अब वो मुद्रा मतलब मिट्टी मत सोचना, वहां समझते पैसा होता है। मुद्रा मीन्स पैसा। तो बताओ पैसे के क्या क्या कार्य है, बताओ। ये तो पूछ रहा है वो। मुद्रा के कार्यों को विस्तार से लिखे। मतलब मुद्रा मीन्स पैसा, पैसा का क्या क्या कार्य। तो कितने नंबर का आने वाला है? 2 नंबर का। 2 नंबर के 2 सवाल हो गया। ये 4 नंबर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया रे? तुम्हारे नाक में घुसा रहे हो कि? यहाँ देख। तो मुद्रा मतलब पैसा। देखो पैसा का कार्य क्या है? पहला तो पहले वस्तु विनिमय चलती थी, हाँ।
धान हम देते थे तो हमें चावल देता था। तो वस्तु विनिमय की प्रणाली खत्म हो गई, लिख लोगे। वस्तु विनिमय की प्रणाली को खत्म कर दिया किसने? मुद्रा ने। मुद्रा ने क्या कर दिया? मूल्य को अच्छे से हम नापने लगे, संचय प्रणाली खत्म हो गई ना। अब हम पैसों से नाप तोल सकते हैं आसान से। 10 रुपया देंगे तो वो 10 रुपए की वस्तु देगा। नहीं तभी तुम जाते हो ना, वो धान चावल वाला आता है, क्या करते हैं उसको चावल इतना दे देते, पता ही नहीं चलता यार, बस मूढ़ी दे देंगे, कितना दिया वो पता नहीं चलता। तो बोलेगा 2.5 किलो, तो वो समझ नहीं पाते हैं। अगर तुम उसकी कीमत देखो, 1 किलो चावल का दाम 40 रुपया है तो 2.5 किलो का दाम 100 रुपया हो गया। और वो 100 रुपया में कितने का दे रहा है मूढ़ी? 55 रुपया किलो मूढ़ी। तो महंगा ही पड़ा ना उनको। तो वो पैसे कमा रहा है, तो वो पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन तो चलो भाई जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो मुद्रा के कार्य क्या क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म कर दिया गया। मुद्रे से हम आसानी से अपने पॉकेट में लेके जा सकते हैं। मुद्रे को हम कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। मुद्रे को हम आजकल क्या डिजिटल एटीएम, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? भुगतान कर सकते हैं। एटीएम कार्ड की एक क्या हो चुकी है? प्लास्टिक मनी बन चुकी है। तो यही है, इसके ज्यादा नहीं लिखने हैं। 2 नंबर का सवाल है, 2 ही पॉइंट लिखने हैं। तुमको 4-5 पॉइंट बता दिया। चलो अगला, यहाँ पे चलेंगे बैंकिंग। बैंकों का बैंकर आरबीआई, बैंकों का दादा आरबीआई, बैंकों की देखरेख कौन करेगा? आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। ये भेजा हम घुसा लो, ऑब्जेक्टिव में आएगा। आरबीआई की स्थापना 1935। एक एसबीआई याद कर लेना। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई। पूछा जाएगा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? एसबीआई। सबसे अधिक भारत में किसकी शाखा? एसबीआई का। और इसकी स्थापना 1955। इसका डेट भी याद कर लो, 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई। ये 2 ही याद करने हैं और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और एक पूछ सकता है सबसे पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। लिख लोगे? भारत का पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक। जीते कहाँ? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान बैंक, ठीक है। चलो, एसबीआई की स्थापना घुसा लो भेजा में, आरबीआई घुसा लो। गलती मार के आओगे तो फिर इस खोपड़ी से सीधा कर दिया जाएगा। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? एसबीआई को। ये एजेंसी की तरह काम करता है कि? हाँ करता है। क्या तुम आरबीआई में खाता खुला सकते हो? नहीं। आरबीआई बैंकों को सिर्फ देखता है, उसको ऋण देता है, वहाँ खाता नहीं खुलता है। ये एक एजेंसी है। यहाँ पे तुम खाता खोल सकते हो, पैसों को रख सकते हो, पैसों को निकाल सकते हो, अपने जेवर जेवरात हीरे मोती को यहाँ रख सकते हो बैंक में जाके। एक लॉकर की व्यवस्था देता है। तो ये एजेंसी की तरह काम करता है। ये हमें लॉकर की व्यवस्था देता है, ये हमारे बैंक जमा को जमा करता है, वो हमें बैंकों से पैसे देता है, ठीक है। और ये हर जगह अपनी शाखाओं को खोलता है, इसलिए ये व्यापार करता है, इसलिए ये व्यापारिक बैंक है। समझ आए? चलो फिर से आ गया मुद्रा। मुद्रा के उद्भव से उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? उद्भव मीन्स क्या होता है? बनना। आ गया फिर से वही क्वेश्चन। मुद्रा के आने से उपभोक्ता, हम लोग उपभोक्ता है, उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? तुमको क्या लाभ हुआ? फिर वही लिखना है। मुद्रा आने से हम क्या करें कि अपने पैसों को एक एटीएम के द्वारा रख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी पैसे रख सकते हैं, मतलब डिजिटल माध्यम से हम पैसों का भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। हम क्यूआर कोड से भुगतान कर सकते हैं। हम मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ढोए लेके जा सकते हैं। अरे पहले होता था क्या, मोबाइल में पैसा भरा हुआ है, तुम उसको ओटीपी डालो और चला जाएगा? नहीं, पैसा तो बक्सा में भर के लेके जाके देना पड़ता था। तो एक प्लास्टिक मनी बन चुका है, एक डिजिटल माध्यम बन चुका है, ठीक है। चलो लिख लोगे आगे। विश्व व्यापार संगठन के विषय में बताएं। विश्व व्यापार मतलब WTO कहा जाता है इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसकी स्थापना 1995 में हुआ। ये क्वेश्चन भी आएगा। WTO की स्थापना 1995। पहले इसको गेट कहते थे, WTO से पहले इसको गेट कहते थे, आज इसको WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के विषय, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ। इसका मुख्यालय भी पूछेगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा शहर में स्थित है। और इसका स्थापना ही किया गया था कि पूरे विश्व के साथ मुक्त व्यापार करना, फ्री व्यापार करना, कोई टैक्स नहीं लेना। जो गरीब देश है उसको मुफ्त में ये वस्तुओं को पहुंचा देना,
और सबसे सस्ता अगर पूछा जाएगा साधन कौन सा है, जलमार्ग, बताया ना। और सबसे सस्ता मत मार देना कि हम सड़क से जा सकते हैं, ठीक है महंगा है, रेलवे से भी महंगा है, ठीक है। चलो। उसके बाद रेलवे हो गया तुम्हारा, फिर हो गया रोडवे, और सबसे महंगा पूछेगा तो वायु, ठीक है। यानी कि हम अगर एरोप्लेन से कहीं जा रहे हैं तो वो सबसे अधिक महंगा है, क्योंकि उसके फ्यूल महंगे हैं। फ्यूल महंगा इसलिए हमसे पैसा महंगा लेता है। अगर वो पेट्रोल की तरह उसकी भी कीमत होती तो वो भी सस्ता होता है। समझ आएगा क्यों महंगी है। चलो आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली अभी बताए थे, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय प्रणाली था। इससे अब ये पूछा है वस्तु विनिमय में क्या होता था कि हमें माप तौल की कठिनाइयां होती थी, हम वस्तुओं के दाम को ओरिजिनल रूप में नहीं तौल पाते थे, ठीक है। हमसे धान ज्यादा ले लेता था और चावल कम देता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली आता। अब तुमने देखा अर्थशास्त्र का मतलब भी क्या हुआ, यहाँ पे मुद्रा के बारे में लिखना है। जब भी तुम इस क्वेश्चन में सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे इसको, दूसरे नंबर पे भूगोल, उसके बाद तुम्हारा अगर ये समझ आता, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मुद्रा सोचना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझ गए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब बोलो इसमें